Our next topic is Maxwell's electromagnetic wave theory. Now Maxwell जो है इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं इनमें ये एनर्जी ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव. दैट मीन्स ही सजेस्टेड कि रेडिएशंस में जितने भी फॉर्म हैं दे ऑल हैव वेव नेचर. सो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरीज के कुछ पोस्टुलेट्स हैं तो इन्हें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. So first postulate, all the radiations have wave nature. That means according to Maxwell जितने भी radiations हैं ये सारे wave nature के हैं, यानी इन्हें जब travel करना होगा then it will travel in the form of wave. अब wave nature को support करने के लिए इनके पास क्या reason थे? दो ऐसे phenomena जो wave nature को support कर रहे हैं, that is interference and diffraction. Wave nature explains the interference and diffraction phenomena. Interference का मीनिंग होता है जब waves आपस में सुपर इम्पोज हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं. एंड डिफ्रैक्शंस का मीनिंग होता है कि जब वेव किसी ऑब्स्टेकल, किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होके अपना पाथ चेंज करती है या बैंड हो जाती है. इसे डिटेल में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. Now, according to Maxwell, ये जो waves होती हैं, they contain both electric and magnetic field, जो कि oscillate कर रही हैं perpendicular to each other, as well as they are perpendicular to the direction of propagation. मैं mention कर देता हूँ. Waves consist of oscillating electric and magnetic field perpendicular to each other and to the direction of propagation. तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी डिस्कस की थी. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर हैं एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपागेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द रेडिएशंस, जो भी हमने रेडिएशंस डिस्कस किए, आइदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, एक्स-रे, गामा रेज, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही पार्ट हैं एंड दे ऑल ट्रैवल इन द सेम स्पीड इन वैक्यूम, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो मैं मेंशन कर देता हूं, ऑल द रेडिएशंस, दैट इज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, एक्स रेज एंड गामा रेज ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. यानी सभी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड सेम होगी अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल करेंगे, और वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होनी चाहिए, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड लास्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज proportional to their amplitude and are not linked with their frequency. Now it is an important property. यहां पे ये बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू देयर एम्पलीट्यूड. यानी जो वाइब्रेशन हो रहा है या ऑस्किलेशन हो रहा है उसकी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, दैट एम्पलीट्यूड डिसाइड्स द एनर्जी ऑफ दैट वेव. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकेंड, इस पे एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड नहीं करता है. यानी किसी भी वेव में अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, दैट मींस इस वेव की एनर्जी ज्यादा होगी. फ्रीक्वेंसी जो है ये एनर्जी के साथ लिंक्ड नहीं है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव. बिकॉज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन electromagnetic radiations have wave nature. So what is interference of wave? When two different waves overlap on each other, यानी जब waves आपस में mix हो जाते हैं और इनके overlapping से एक resultant wave produce होता है, that process is interference. Define कर देता हूं. It is the phenomena where two waves of same kind overlap to produce a resultant wave of higher, lower or
द सेम एम्पलीट्यूड। इंटरफेरेंस का मीनिंग हुआ कि जब वेव्स आपस में ओवरलैप हो जाते हैं और इनके मिलने से एक नया वेव प्रोड्यूस होता है, दैट इज रिजल्टेंट वेव। और रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड जिन वेव से वो बना है उनसे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, एंड सम टाइम ये सेम भी हो सकता है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज वेव 1। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, एंड दिस वन इज वेव 2। अब ये दोनों वेव्स एक दूसरे पे ओवरलैप करने वाले हैं, एंड हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों वेव्स जब ओवरलैप कर रहे हैं तो ये जो क्रस्ट है वो क्रस्ट के साथ ओवरलैप करेगा, एंड ट्रफ जो है वो ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा। यानी दोनों वेव्स जो है वो सेम एक्सिस पे हैं। तो यहाँ पे दोनों वेव्स को वो कंबाइन करके जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, ये रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड एक्चुअली इंक्रीज हो गया है, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, या फिर इसे एडिटिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, बिकॉज दोनों वेव्स की एनर्जी जो है वो कंबाइन हो गई, ऐड हो गई। और सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज वेव 1। ये इनके क्रस्ट और ट्रफ है। अब इसके साथ मैं ओवरलैप करूंगा सेकेंड वेव को, और हम लोग देख सकते हैं इसके जो क्रस्ट और ट्रफ हैं ये फर्स्ट वेव से ऑपोजिट हैं। दैट मीन्स जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्चुअली एक दूसरे को सबट्रैक्ट करके आएगा। सो दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे हमें एक फ्लैट मिला है पाथ, क्योंकि जो ये वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ थे दोनों इक्वल थे और ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बट ये जो फिनोमिना है यहाँ पे हम लोग इससे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बुला सकते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा है। नाउ आवर सेकेंड टर्म इज डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए हमारा सेकेंड फिनोमिना है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स आल्सो is possible only because of wave nature of electromagnetic radiations। अब डिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ वेव्स। यानी जब वेव्स किसी ऑब्स्टेकल, किसी कॉर्नर के साथ स्ट्राइक होंगे तो इनका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए। सो ये जो बेंडिंग ऑफ वेव्स हैं इन्हीं को हम लोग डिफ्रैक्शन बुला सकते हैं। तो हम इसे डिफाइन कर देते हैं। Diffraction of wave is a phenomena where the wave strikes on corners of obstacles or any aperture। Aperture का मीनिंग होता है small opening, यानी वेव्स को पास करने के लिए कोई पाथ या कोई ओपनिंग होती है। तो ऐसे स्मॉल ओपनिंग में से भी जब वेव्स पास होंगे तो ये डिफ्रैक्शन शो करेंगे। Then it changes its path, and this changing of path or this bending of waves is diffraction। जितना ज्यादा डिफ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वेव का पाथ बेंड होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एपर्चर जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा हम लोग डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। ना फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक वेव है जो ट्रैवल कर रहा है, और इस वेव के पाथ में एक ओपनिंग है, एक स्लिट है, एक एपर्चर है, और ये जो ओपनिंग है ये काफी बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए वेव के एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में ये पाथ जो है ये काफी ब्रॉड था। तो वेव ने डिफ्रैक्शन तो किया बट स्मॉल डिफ्रैक्शन, स्मॉल बेंडिंग हुआ। नाउ सेकेंड केस में हम लोग देख सकते हैं अगेन एक वेव ट्रैवल कर रही है और उसके पाथ में एक स्मॉल ओपनिंग या अपर्चर है। नाउ दिस टाइम जो अपर्चर की साइज है ये इस वेव के एम्पलीट्यूड से स्मॉल है, यानी इसकी वेवलेंथ जो है ये काफी बड़ी है। नाउ दिस टाइम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफ्रैक्शन फिनोमिना ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। थर्ड केस में भी सेम कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं कि वेव जो है इसके पाथ में एक एपर्चर ड्रॉ किया हुआ है, और इस एपर्चर में से जब वेव पास हो रही है देन इट विल शो डिफ्रैक्शन, जिसके कारण पाथ ऑफ वेव इज बेंडिंग। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ केस जो है ये एक्चुअली शो कर रहा है ऑब्स्टेकल। जब वेव किसी अपने पाथ में आने वाले ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक होती है तो ये अपना पाथ चेंज करती है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ केस में हमने देखा कि वेव के पाथ में ऑब्स्टेकल था जिससे स्ट्राइक होने के बाद वेव बेंड हो गई। सो दिस फिनोमेना इज डिफ्रैक्शन ऑफ वेव।
और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर यूज करना पड़ता है. सो दिस phenomena actually supports the wave nature of electromagnetic radiations. So our next topic is drawbacks of Maxwell electromagnetic wave theory. Now electromagnetic wave theory जो है ये कुछ phenomena को explain कर रही है, जैसे कि diffraction of light और diffraction of electromagnetic radiations and interference of radiations. इन phenomena को explain करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर यूज करना पड़ेगा. कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जो कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, जिसके लिए हमें एक डिफरेंट थ्योरी यूज करनी होगी, दैट इज क्वांटम थ्योरी. तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकते, जिसमें फर्स्ट हमारा जो फिनोमिना है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक फिनोमिना है जो कि ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट करके प्रोड्यूस करती है. एंड व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? तो एन आइदर बॉडी व्हिच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स radiations of all frequencies and wavelength is called black body, and the radiation emitted by this body is black body radiation. black body एक ऐसी बॉडी है जिसपे अगर रेडिएशन फॉल होंगी तो ये सारे रेडिएशंस की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर सकती है. एंड इसका ऑपोजिट फिनोमेना भी पॉसिबल है कि जब ये एनर्जी एमिट करेंगी तो ये सभी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ के रेडिएशंस एमिट करेंगी. तो ऐसे रेडिएशंस को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बुलाते हैं. और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. नाउ सेकेंड लिमिटेशन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें फोटो मीन्स लाइट एंड इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है. जब किसी मेटल के सरफेस पे लाइट स्ट्राइक होती है सम सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस मेटल अपने सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है, एंड दैट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं. अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने कोई पाथ प्रोवाइड कर दिया, देन दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जैसा कि हम लोग सोलर सेल के केस में देख सकते हैं, लाइट रेडिएशन जब उस पर फॉल होते हैं देन ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सिलिकॉन मटेरियल या सिलिकॉन मेटल जो यूज होता है फॉर मेकिंग सोलर सेल्स शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency strikes on it. जब किसी मेटल के सरफेस पे लाइट स्ट्राइक होती है with some suitable frequency, with some suitable energy, then ये इलेक्ट्रॉन्स को वहां से इजेक्ट कर सकती है. That is photoelectric effect. और इस इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, that ejected electrons are photoelectrons. अब ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती. रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जब ये किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक होंगे, यानी रेडिएशंस वेव के फॉर्म में जब स्ट्राइक होंगे सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने में टाइम लगेगा, इट विल डिले. लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी किया गया वहां पे ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इंस्टेंटली रिलीज हो जाते हैं जैसे ही लाइट सरफेस पे फॉल होता है. दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है. एज वेल एज जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वेव के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है. जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम लोग यूज करेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था.
इसीलिए हमने आगे क्वांटम थ्योरीज डिस्कस की जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकता। एंड आवर लास्ट लिमिटेशन, दैट इज थर्ड वन, इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। नाउ जब किसी भी एलिमेंट के एटम्स पे लाइट फॉल होती है तो समटाइम उस सर्टन वेवलेंथ की जो लाइट है वो एटम्स को एक्साइट कर देती है, और एटम जो है एक्साइटेशन के बाद एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी का एमिशन होगा इट विल शो डिफरेंट कलर्स, और ये जो सीरीज ऑफ कलर हैं दे विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स, और इन्हीं लाइंस को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा बुला सकते हैं। और हर एक एलिमेंट के एटम के लिए यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा होती है। दैट मीन्स ये एलिमेंट की आइडेंटिटी है। वी कैन आइडेंटिफाई एनी एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती है। तो मैं डिफाइन कर देता हूं। व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड बाय स्ट्राइकिंग विथ some radiations, they emit light of certain wavelengths which shows different colors. Now these series of colored lines is called line spectra or atomic spectra, and it is the identity of that element because no two elements can emit same spectral lines.